हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, बहुत मजे में होंगे दोस्तों। तो हम लोग आज जो करने वाले हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 8 करने जा रहे हैं दोस्तों। हम लोगों ने इससे पहले ठोस विलियन, हेनरी लॉ, ये सब हम लोगों ने कर लिया था। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, जो करने वाले हैं कर रहे हैं, बिंदास रहिए। और दोस्तों अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। तो चलिए भैया, इतना बोलना भी जरूरी नहीं है। जब बच्चा को अगर वीडियो पसंद आएगा तो खुद सब्सक्राइब करेगा, है ना, और शेयर भी दोस्तों को करेगा। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से बता रहे हैं कि बहुत ऐसे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हम लोगों को 2025 तक कंप्लीट होगा कि नहीं। भैया आप लोगों से मैं वादा कर रहा हूं कि 2025 तक हम लोग नीट का भी एग्जाम देंगे, जेई का भी देंगे, और 12th बोर्ड तो एकदम पक्का है कंप्लीट करेंगे दोस्तों। आप लोग बिंदास रहिए कि सर कंप्लीट कराएंगे कि नहीं कराएंगे, एकदम बिंदास से कराएंगे दोस्तों। आप लोग एकदम बिंदास रहिए, टेंशन फ्री रहिए, बस बात खत्म। तो चलिए भैया, अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वाष्प दाब। क्या? वाष्प दाब, एकदम प्यार से समझिए, घबराना नहीं है। वाष्प दाब, अगर इंग्लिश में इसको बोले तो वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, वर्ड से ही समझ में आ जा रहा है। वेपर, वेपर मीन्स क्या होता है? वाष्प। प्रेशर मीन्स दाब, वाष्प दाब। यानी वेपर के द्वारा, समझिए एकदम इसी में छिपा हुआ है, पर समझना चाहिए ना भाई, समझोगे नहीं तो कैसे होगा बोलिए। इसी में एकदम सब कुछ देखिए लिखा हुआ है, वाष्प दाब। वाष्प मीन्स क्या भैया? कोई द्रव से जो निकलता है वाष्प। दाब, उस वाष्प के द्वारा जो दाब लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। आइए समझ लेते हैं बढ़िया से, उसके बाद इसका डिफिनेशन भी करेंगे। टेंशन फ्री रहिए दोस्तों। मान लीजिए एक कंटेनर ले रहे हैं। चलिए, ये कंटेनर ले लिया। कंटेनर को क्या करते हैं हम लोग? बंद कर देते हैं, है ना। इस पात्र को बंद कर दिया हमने यहां तक। ये मेरा क्या है? द्रव है। क्या है भैया? द्रव है। ध्यान दीजिए, एकदम घबराना नहीं है, सब समझाएंगे भाई लोग। ये क्या है? द्रव है। अब ये द्रव वाष्पशील भी हो सकता है, या चलो जल ही लेते हैं, ठीक है। वाष्पशील द्रव में कौन कौन आता है? जैसे आप पेट्रोल ले लीजिए, तो उससे क्या होता है? उसमें तो भाई वाष्प दाब लगते रहता है। क्या होता है? वाष्प दाब लगते रहता है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? जल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? द्रव में हम लोग जल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं भैया? जल ले रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सुनिए बात को। ये जो जल है, इसके मॉलिक्यूल्स यहाँ है मौजूद। मान लो इसका लेयर यहीं तक है ना, जल मेरा यहीं तक दिया हुआ है। तो ये क्या है? ये इसका अस्तर है। ये इसका अस्तर है भैया, ठीक है। चलिए, ये इसका सतह है। पानी का ये सतह है। पानी का क्या है? ये सतह है। अब हम एक काम करते हैं, जब वाष्प की बात करी है तो वाष्प, किसी भी चीज को वाष्पीकृत करने के लिए क्या करना होता है? गर्म करना होता है, उसमें उष्मा देना होता है। जब तक आप उसको हीट नहीं करोगे तब तक वो गर्म कैसे होगा? आप ही बताइए। होगा क्या? नहीं होगा। तो उसको क्या करना होगा? आपको हीट देना होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे एक बर्नर ले लेते हैं, या फिर चलो ना भाई, हम लोग देसी आदमी है, हम लोग चूल्हा लेते हैं। एक चूल्हा ले लिए, ठीक है। अब चूल्हा में लकड़ी वगैरह, कोयला वगैरह डाल दिया। इससे क्या हुआ? हीट निकलना, यानी ऊष्मा निकलना शुरू हो गया। अब भैया जब ऊष्मा निकलना शुरू हुआ तो ये क्या होगा? द्रव क्या होगा? उबलने लगेगा। और जब द्रव उबलने लगेगा तो इससे गैस के मॉलिक्यूल्स, गैस यानी वाष्प के मॉलिक्यूल्स क्या होगा? यहां से निकलना शुरू करेगा। निकलना शुरू करेगा कि नहीं? लेकिन हमने तो यहां बंद किया हुआ है। तो ये वाष्प जो है, जल के वाष्प जो है दोस्तों, ये क्या करेगा? इस पर, इस स्तर पर क्या करेगा? ये दाब लगाएगा निकलने के लिए। चलो भाई हमको निकलने दो। इधर से नहीं निकल पाएगा, इधर दाब लगाएगा। लगाएगा कि नहीं? दाब लगाएगा कि नहीं? दाब लगाएगा कि अगर इधर से भी निकल जाऊं, वही ना होता है।
वाष्प दाब। तो ये वाष्प क्या कर रहा है, इस सतह पर या इसके सरफेस पर, जिसको पृष्ठ बोलते हैं, वहां पे ये क्या करेगा, दाब लगाएगा। लगाएगा कि नहीं, दाब लगाएगा। ये चारों तरफ क्या करेगा, कौन, ये गैस के मॉलिक्यूल्स, गैस के कण, ठीक है, ये गैस के कण इसके, ये कंटेनर जो है इसके सरफेस पर क्या करेगा, दाब लगाएगा। इधर भी दाब लगाएगा, इधर भी दाब लगाएगा, और साथ में एक चीज क्या करेगा, जब ये द्रव जो होगा, जब साम्यावस्था पे होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इधर भी दाब लगाएगा, इधर भी दाब लगाएगा, इधर भी दाब लगाएगा, इधर भी दाब लगाएगा, इधर भी दाब लगाएगा। लगाएगा कि नहीं बोलिए, एकदम लगाएगा। जब गैस के मॉलिक्यूल्स है तो चारों तरफ, क्योंकि गैस की कोई डायरेक्शन नहीं, तो गैस के कणों की कोई दिशा नहीं होती है, वो जिधर मन तिधर, जन मन किया उन चल दिया, कोई रोके वाला ना है इसको। तो हम लोगों ने इस कंटेनर में देखा कि जैसे ही टेम्परेचर दिया, यहां से गैस के कण यानी वाष्प के कण निकलना शुरू हुआ, और सरफेस पर ये क्या करा, दाब लगाना शुरू किया, और जल के मॉलिक्यूल्स में भी दाब लगाना शुरू कर दिया। लेकिन ध्यान दीजिए, ये दाब किसके द्वारा लग रहा है, ये दाब भैया गैस के कणों के द्वारा लग रहा है। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, इस तरह के दाब को वाष्प दाब कहते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलते हैं इसको, वाष्प दाब बोलते हैं। लेकिन देखिए यहां पे थोड़ा सा ये जल लिए, हीट किए, इसलिए अब यहां मान लीजिए एक और कंटेनर अपन बना देते हैं, ठीक है, एक कंटेनर और बना लिया। यहां पे हमने क्या रखा दोस्तों, यहां पे अपन पेट्रोल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, पेट्रोल। अब एगो बात बोलो, पेट्रोल तो ऐसे ही वाष्पशील पदार्थ होता है। पेट्रोल क्या होता है भैया, वाष्पशील पदार्थ होता है, वाष्पशील पदार्थ होता है कि नहीं। इसमें हम तापमान दें या नहीं दें, इसके कण क्या होगा, उड़ना चालू, बोल हमको निकलने दो भाई, निकलने दो। तो इसके कण क्या करेगा, इधर भी दाब लगाएगा, इधर भी दाब लगाएगा, इधर भी किसके द्वारा, इसकी गैस के कणों के द्वारा क्या कराएगा, दाब लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, ठीक है। तो इसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं भैया, वाष्प दाब कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। तो भैया यहाँ वाष्पशील पदार्थ के लिए और द्रव पदार्थ के लिए एक नियम सोचा किसी ने, जिसका नाम है राउल्ट। अभी राउल्ट के नियम को भी हम लोग करेंगे, टेंशन फ्री रहिए। तो राउल्ट का नियम इसी पर आधारित है, जबकि हेनरी का नियम किस पर आधारित था दोस्तों, हेनरी का नियम था गैस के मॉलिक्यूल्स को किसी लिक्विड में घोलना, दाब लगाकर उसको उस पे घोलना। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वाष्प के द्वारा जो दाब लग रहा है उसको वाष्प दाब कहते हैं, और इसी पर आधारित है राउल्ट का नियम। क्या, राउल्ट का नियम इसी पर आधारित है मेरे प्यारे बच्चों। तो अभी राउल्ट का नियम करेंगे, पहले वाष्प दाब को क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इस टॉपिक से हम लोगों को राउल्ट्स लॉ भी करना है, और राउल्ट लॉ के बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी अनुसंख्यक गुण को भी इसी से लेके चलना है। इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है मेरे दोस्तों। इसलिए इस टॉपिक को तो एकदम दिल लगा के समझना है। और एक बात बता दे रहे भैया, जब तक आप नहीं, कहता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है भाई। अब खोने का मतलब ये नहीं कि आप खुद कुछ भी खो दो, हम कुछ नहीं खोने बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन एक बात तो जरूर कहेंगे कि किसी भी चीज को पाने के लिए उस पर समय देना होता है। जब तक आप उस पर समय नहीं दोगे ना, पक्का जान लीजिए आप उस चीज को हासिल नहीं कर सकते हो। चाहे कोई भी चीज अगर आपको हासिल करना हो, उस पर समय देना होगा। बिना समय के कुछ नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो समय तो ऐसे भी हम लोगों का बर्बाद होता है, तो क्यों ना पढ़ाई पे वही समय लगा दे कुछ बनने के लिए। भैया जब तक समय नहीं दोगे कुछ नहीं होने वाला है। एकदम कान में, दिल में, दिमाग में, हर जगह इस चीज को ले लीजिए, है ना, हर जगह ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों।
क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये कहावत जो है ना सही भी है, क्योंकि हम लोग कुछ खो नहीं सकते लेकिन कुछ पा जरूर सकते हैं। पा सकते कि नहीं, कुछ खोवे चाहे न खोवे लेकिन कुछ पा सकते हैं। और याद रखना दोस्तों, एजुकेशन एक ऐसा हथियार है ना भैया कि ये हथियार आपसे कोई छीन भी नहीं सकता, और इस हथियार से आप बहुत आगे जा सकते हैं। ऐसा हथियार है एजुकेशन। तो चलिए प्यारे बच्चों, समझते हैं, समझ तो गए, थोड़ा डेफिनेशन कर लेते हैं इसका। चलिए डेफिनेशन तो लिखेंगे दिए गए ताप पर। अब दिए गए ताप का मतलब यहां समझिए, ताप हमने क्या किया, अगर इस चीज को हीट करने के लिए अगर अपन 50 डिग्री सेल्सियस लगाया है तो याद रखना ये 45 डिग्री सेल्सियस नहीं होना चाहिए, या फिर ये 55 डिग्री सेल्सियस नहीं होना चाहिए। जो 50 डिग्री सेल्सियस लगा है उसी उष्मा पर इसको गर्म करना है। समझे? हाँ चलिए, तो यहां लिखते हैं इसका डिफिनेशन। मेरे प्यारे बच्चों, ये तो क्लियर समझ में आ गया ना? बिल्कुल आ गया होगा। और यदि समझ में आ गया है दोस्तों तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए लिखते हैं, दिए गए ताप पर, ठीक है, दिए गए ताप पर जो ताप हम दें एक ही ताप लगाए, ऐसा नहीं कि 50, कभी 50 डिग्री सेल्सियस तो कभी 55 तो कभी 60 तो कभी 30 डिग्री सेल्सियस, ऐसे नहीं। आप 50 डिग्री सेल्सियस में इसको हीट कर रहे तो उतना ही होना चाहिए, तब जाके सेम टाइप का दाब लगेगा, और उसी दाब को हम लोग वाष्प दाब कहते हैं। तो क्या है डेफिनेशन, दिए गए ताप पर द्रव से साम्यावस्था में स्थित साम्यावस्था में स्थित द्रव के वाष्पों द्वारा, द्रव के वाष्प यानी द्रव से जो वाष्प बना है ना, द्रव के वाष्पों द्वारा डाला गया दाब को वाष्प दाब कहते हैं। वाष्प दाब कहते हैं। चलिए डेफिनेशन तो हो गया, वाष्प दाब तो हम लोगों ने समझ लिया। अब देखते हैं वाष्प दाब किन कारकों पर निर्भर करता है। चलिए, वाष्प दाब को प्रभावित वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए, सबसे पहले क्या है, टेम्परेचर। अगर हम तापमान देते हैं, देखिए थोड़ा सा यहां समझिए, तापमान को हम लोग शॉर्टकटली टी बोलते हैं, ठीक है। और वेपर प्रेशर को अगर आप शॉर्टकट बोलो तो वीपी, क्योंकि बोल दे रहे अभी हम शॉर्ट फॉर्म ही यूज करने वाले, वीपी, वी से वेपर, पी से प्रेशर, ठीक है। और टेम्परेचर, तापमान, इंग्लिश को टेम्परेचर यानी टी। तो एक चीज ध्यान दीजिए दोस्तों, जब हमने टेम्परेचर दिया तो वाष्प बनना शुरू हुआ, वाष्प जैसे ही बनना शुरू हुआ वाष्प दाब लगना शुरू हुआ। अगर कम टेम्परेचर दे रहे तो कम वाष्प हो रहा है जिससे दाब भी कम लग रहा है, ज्यादा टेम्परेचर दे रहे तो वाष्प ज्यादा बन रहा है जिसके कारण वाष्प के कारण ज्यादा वाष्प दाब लग रहा है। तो यहां पे हम लोगों को समझ में आ रहा है कि ताप में वृद्धि करने पर, ताप में वृद्धि करने पर वाष्प दाब में वृद्धि होती है कि नहीं? एकदम होती है, वृद्धि होती है। अर्थात इसको अगर आप शॉर्टकट लिखना चाहें तो क्या, टेम्परेचर यदि इंक्रीज करें, टेम्परेचर यदि बढ़ाएं तो क्या होगा, वेपर प्रेशर भी आपका इंक्रीज होगा।
अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वेपर प्रेशर क्या होता है, अर्थात वाष्प दाब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वाष्प दाब भी आपका बढ़ता है। क्लियर। तापमान में अगर तापमान कम करेंगे तथा अगर टेम्परेचर अपन कम करेंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर भी आपका कम होगा। इस चीज को भी दिमाग में भर लीजिए, क्योंकि इधर से क्वेश्चन पूछेगा तो दिमाग खराब कर देगा, इसलिए एकदम डीपली चलेंगे, है ना। दूसरा जो अपन देखने वाले हैं, द्रव की प्रकृति, द्रव की प्रकृति, यानी द्रव की प्रकृति की बात करें तो यहां ले लेते हैं, उधर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं दिखेगा, हो सकता है ना। तो द्रव की प्रकृति नंबर 1 देख लेते हैं, ठीक है। अगर भैया नंबर 1 में देखेंगे, यदि 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 द्रव के कणों के बीच, ठीक है, अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल दुर्बल, दुर्बल मीन्स क्या, कमजोर, दुर्बल हो तो द्रव के कण आसानी से वाष्प वाष्प में परिवर्तित होता है ना, और वाष्प में ही तो परिवर्तित करना है। जो जितना ज्यादा वाष्पीकृत होगा वो उतना ज्यादा वाष्प दाब लगाएगा। दुर्बल हो तो द्रव उतना आसानी से या फिर उतना, हाँ ठीक है, वाष्प दाब या फिर उतना वाष्प दाब, छोड़ो डायरेक्ट लिखते हैं, दुर्बल, अगर आपका अंतरा आणविक बल उतना दुर्बल हो तो उतना वाष्प दाब अधिक होगा। क्या अधिक होगा। अगर आप इतना याद नहीं रख सकते तो शॉर्टकट, अंतरा आणविक बल, इसी चीज को शॉर्टकट में देख लेते हैं, अर्थात क्या है ना, शॉर्टकट बच्चे लोग थोड़ा जल्दी से याद रख पाते हैं। अब देखो, अंतरा आणविक बल जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा भैया, अगर ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो याद रखना वेपर प्रेशर जो होगा वो आपका कम होगा, ठीक है। क्या होगा, कम होगा। आप यहीं पे देखो, या यहीं पे अगर मान लीजिए कि कहां पे, इधर समझा देते हैं भाई, थोड़ा अच्छा से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए इसको बंद ही कर दो। अब यहां पे जल के कण है, ठीक है, ले लिए। अब इन दोनों के बीच जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और एक यहां लेते हैं, ये सटा हुआ, इसके बीच ज्यादा बल कौन लगाएगा, ज्यादा बल ये लगा रहा है, तो इसको टूटने में ज्यादा एनर्जी चाहिए कि नहीं, इसको टूटने में ज्यादा ऊर्जा चाहिए, और इसको टूटने में क्या, ये कमजोर है, दूर दूर है तो कमजोर है ना, है। अब आप ही मान लीजिए ना, एक रस्सी पकड़े हैं ऐसे करके, ठीक है, तो इसमें आप ताकत क्या करेंगे, जोर से लगाएंगे, यहां है ताकत, धीरे लग रहा है कि नहीं। तो वैसे ही भैया इसमें क्या होगा, आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, जिसके कारण इसके कण जल्दी से टूटेगा और वाष्प बन के निकल लेगा। और इसमें आप देखिए एकदम सटा हुआ है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी अंतरा आणविक बल, दो अणुओं के अंदर जो बल लगता है, आकर्षण बल, उसी को बोलते हैं अंतरा आणविक बल, यानी अणु के अंदर लगने वाला बल। अब यहां पे समझिए, तो ये जो होगा इसको टूटने में ही बहुत सारा एनर्जी लग जाएगा, बहुत सारा एनर्जी लॉस करेगा ये, तो इसको इससे वाष्प बनने में तो और ज्यादा लेट लगेगा ना। तो इसका मतलब यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वीक होगा, किससे, इससे,
इसका ज्यादा होगा, जिसके कारण ये जल्दी वाष्प, इसका वाष्प दाब जो होगा ज्यादा होगा और इसका वाष्प दाब कम होगा। क्यों? क्योंकि ये जल्दी वाष्प में चेंज होगा तो ज्यादा ये लगाएगा। और जितना मान लो इसमें हीट दे रहे हैं उतना अगर इसमें भी देंगे तो इसको टूटने में ही समय लगेगा, तो वो उतना वाष्प दाब कहाँ लगा पाएगा भाई। तो इसको भी लिख लेते हैं। एक काम करते हैं भैया, इधर स्क्रीनशॉट लीजिए ना प्यारे बच्चों, उसके बाद इधर लिखते हैं। चलो ले लीजिए, हाँ तो ले लिए भैया। अब इसको मिटा देते हैं ना। अब चलिए इस हाथ में ही लेते हैं भाई। अब देखो, अगर बी नंबर देखते हैं, यदि क्या है, यदि द्रव के कणों के बीच, यदि द्रव के कणों के बीच अंतरा अंतरा आणविक बल मजबूत हो या प्रबल हो। प्रबल, प्रबल मीन्स क्या था? स्ट्रॉन्ग, मजबूत, प्रबल हो, तो उसका वाष्प दाब उतना ही कम होगा, कम होगा। क्लियर है? इसको शॉर्टकट याद रख सकते हैं कैसे? फोर्स ऑफ एट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो आप याद रखिए वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो फोर्स, सॉरी, यहाँ पे दुर्बल में अगर, हाँ वही चीज हुआ था, इसको ऐसे खाली दिखा देना है, ठीक है। चलिए, तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन अगर अधिक हो तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? कम होगा। वही ना लिखा है, वाष्प दाब उतना ही कम होगा। क्लियर है? ये तो क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, तीसरा पॉइंट, क्वथनांक। क्वथ क्वथनांक, जिसको हम लोग इंग्लिश में, एक इसका इंग्लिश जान लीजिए थोड़ा ठीक रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। अब एक चीज ध्यान दीजिए, बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा वेपर प्रेशर उतना कम होगा। अब बोलिए, हम बता रहे हैं थोड़ा सा, आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है। किसी चीज को मान लीजिए उबालने में, बॉइलिंग मीन्स क्या होता है? क्वथनांक मीन्स उबलना। कोई चीज को उबालने में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है और किसी चीज को कम समय लग रहा है, तो ज्यादा समय जिसको उबालने में लगेगा तो उतना देर से वो वाष्प निकालेगा, और जो जितना जल्दी उबलेगा उसमें वाष्प क्या होगा? उतना जल्दी निकलेगा। और जिसमें जितना जल्दी वाष्प निकलेगा वो उतना ज्यादा वाष्प दाब लगाएगा, और जिसमें जितना देरी से वाष्प निकलेगा वो उतना लेट से वाष्प दाब लगाएगा। उसमें ज्यादा एनर्जी खर्च होगा, इसमें कम एनर्जी खर्च होगा। तो यहां पे लिख देते हैं, अगर बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग शॉर्टकट बोलते हैं प्यारे बच्चों, बीपी। ठीक है, शॉर्टकट। तो बीपी अगर, बॉइलिंग पॉइंट अगर कम हुआ तो वेपर प्रेशर आपका क्या होगा? ज्यादा होगा। वैसे ही भैया, अगर आपका वेपर प्रेशर ज्यादा हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब हम लोगों को समझ में आया कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो व्युत्क्रमानुपाती किसका है? वेपर प्रेशर का। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं आराम से, है कि नहीं? तो वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा, या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हुआ तो वेपर प्रेशर कम होगा। इस चीज को दिमाग में ले लीजिए। इधर मिटाए दोस्तों, ले लीजिए। चलिए, ले लिए, हाँ ले लिए। अब इधर मिटा देते हैं। प्यार से समझते भैया एकदम। भैया ऐसे कैसे समझेंगे, है ना? जब तक किसी चीज को दिल में, कोई भी चीज अगर दिल में ना आ जाए तब तक वो मजा नहीं आता। अगर प्यार ही किसी से करते हो और दिल से नहीं करते हो तो वो इंटरेस्ट नहीं आएगा भाई। और यदि प्यार दिल से करते हो ना तो फिर यार उसके बिना लगेगा जी नहीं पाएंगे। तो जिस जिस तरह से अगर सोच रहे हो भैया कि लड़की से प्यार होता है या लड़का से प्यार होगा, वो उस जगह पे अगर किताब रख लें तो क्या होगा? उस तरह से सोचिए, किताब को अपने जीवन साथी फिलहाल के लिए मानिए। ठीक है, जब तक आपने शादी नहीं किया है, और अभी करना भी नहीं है। नहीं शादी कर लोगे तो खिलाओगे क्या?
है बालू, है कि नहीं भाई? माँ बाप के पैसे से ऐश मौज नहीं किया जाता, उसमें आपको समझ में ही नहीं आएगा जब तक आप खुद से नहीं कमाएंगे ना। खुद के कमाए हुए से जब आप ऐश मौज करोगे ना, तब यार उसका एंजॉय ही कुछ अलग होगा। इसलिए अभी मेहनत कर लो भाई, क्योंकि कमाना बहुत ज्यादा है और लोगों को दिखाना नहीं है। लोगों को क्यों दिखाएंगे भाई? खुद कमाओ, खुद पे उड़ाओ, दूसरों पे नहीं। इसलिए अभी दिल लगा के पढ़ो। चलिए अब हम लोग करते हैं, बीच बीच में थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, है कि नहीं? नहीं तो फिर बोरिंग लगेगा। चलिए चौथा है ना, चौथा पॉइंट याद रखना, शुद्ध विलयन का वाष्प दाब जो होगा, या शुद्ध लिखते हैं शुद्ध द्रव का वाष्प दाब, वाष्प दाब, ठीक है? शुद्ध द्रव का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है, अधिक होता है। अगर आप इतना याद नहीं रखना चाहते हैं तो प्योर लिक्विड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, ठीक है, अगर बढ़ेगा, हमेशा ज्यादा रहेगा किससे, तो इसको ऐसे लिख दो, ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। एस मींस क्या? सॉल्यूशन, और पीएल मींस क्या हो गया? प्योर लिक्विड। इस तरह से भी आप याद रख सकते हो, है ना? तो चलिए यहां पे हम लोगों का वाष्प दाब कंप्लीट होता है। अब हम लोग करते हैं राउल्ट्स लॉ। तो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। चलिए ले लिए, 1 2 3, चलिए मिटा देते हैं। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, राउल्ट लॉ पढ़ने वाले हैं दोस्तों। चलिए भैया, राउल्ट का नियम हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या? राउल्ट का नियम। तो एक काम करते हैं, इसको अपन यहां पे रख देते हैं भाई। अब थोड़ा सा कर लेते हैं। चलो राउल्ट लॉ, राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम, ठीक है? RAOULT, राउल्ट्स लॉ। अब यहां एक बात हम बता रहे हैं, थोड़ा सुनिएगा। राउल्ट लॉ जो होता है ना, वाष्पशील द्रवों के लिए भी होता है और बिना वाष्पशील द्रवों के लिए भी होता है। लेकिन याद रखना, दोनों द्रव अवाष्पशील नहीं होना चाहिए। हो सकता है दोनों द्रव वाष्पशील हो सकता है दोनों द्रव वाष्पशील हो, लेकिन दोनों द्रव अवाष्पशील नहीं होना चाहिए। कंडीशन लिख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद क्या है, कंडीशन थोड़ा लिख लो भाई, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा ना। कंडीशन, कंडीशन लिख लो। याद रखना, विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक आपका वाष्पशील हो सकता है, वाष्पशील, या फिर आप याद रखना, विलेय आपका वाष्पशील होना चाहिए, ठीक है? विलायक नहीं है तो चलेगा, विलायक नहीं है तो नहीं है तो चलेगा, ठीक है? अगर आपको बोले विलेय भी अवाष्पशील है, विलेय अवाष्पशील है, वाष्पशील है, प्लस में विलायक भी आपका अवाष्पशील है, विलायक, विलायक भी आपका अवाष्पशील है, ठीक है? तो फिर ये राउल्ट लॉ फॉलो नहीं करेगा। राउल्ट का नियम क्या करेगा? फॉलो
नहीं करेगा भाई, राउल्ट लॉ यहां लागू नहीं होगा, या तो फिर इसको वाष्पशील बनाना होगा। क्लियर, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मिटा देते हैं क्योंकि अभी ये करेंगे तो लंबा चलेगा। मिटा दूं, चलिए ले लिए, हाँ चलो भाई इसको मिटा देते हैं अब चलो करते हैं। सबसे पहले राउल्ट ने वाष्पशील विलेय या विलायक दोनों के लिए एक नियम दिया। क्या नियम दिया, चलिए नियम को पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसका डेरिवेशन करते हैं। तो इन्होंने कहा कि दिए गए ताप पर, दिए गए ताप ध्यान दीजिए, या तो 50 डिग्री सेल्सियस, जो टेम्परेचर होगा सेम होगा, 50 है तो 50 ही, 55 है तो 55 ही, 100 डिग्री सेल्सियस है तो 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसा नहीं कि 100 डिग्री सेल्सियस एक बार लगाएं फिर कर दिए कम, फिर कर दिए ज्यादा। तो भैया वैसे अगर आप अंडा पका रहे हैं और कभी कम कभी वैसे तो जल जाएगा, वैसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, टेम्परेचर इक्वल रखना है। तो लिखते हैं दिया या दिए गए ताप पर, दिए गए ताप पर विलयन में उपस्थित वाष्पशील वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब, वाष्प दाब। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे ये आंशिक क्या होता है, अभी बता रहे हैं दोस्तों। आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल अंश, मोल अंश के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, आंशिक वाष्प दाब का मतलब होता है कि कंप्लीटली नहीं, कंप्लीटली नहीं, पूरा नहीं, हल्का फुल्का। ठीक है, तो यहां पे चलिए क्या कह रहा है डेफिनेशन, दिए गए ताप पर विलयन में उपस्थित वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल अंश के समानुपाती है। अब मान लीजिए हमने यहीं पे एक कंटेनर बनाया भाई, तो इस कंटेनर में हम लोगों ने क्या किया, चलो यहाँ पे द्रव लिया इसको, या फिर वाष्पशील घटक लिया जैसे पेट्रोल ले लिया, तो इसके कण के द्वारा लगाए गए दाब को हम लोग ए मान लेते हैं। क्या, ए, सॉरी ए बोलते, पी ए मान लेते हैं। क्या, पी ए, क्या मान लिया भाई, पी ए मान लिए। तो आंशिक वाष्प दाब अर्थात डिफिनेशन से ही देखो ना, आंशिक वाष्प दाब को हमने क्या मान लिया, पी ए। ठीक है, समानुपाती किसका है, मोल अंश का, समानुपाती मोल अंश। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग देखिए फिजिक्स में भी पढ़ते हैं कि जब कोई समानुपाती हो, ठीक है, तो इसको हटाने के लिए यहां पे एक स्थिरांक दिया जाता है। तो हमने क्या किया, पी ए बराबर यहां स्थिरांक लगा दिया, पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट ए एक्स ए। ठीक है भाई, क्या, पी नॉट ए एक्स ए। जहां, अगर आप जहां बात करोगे, जहां पी ए जो है आंशिक वाष्प दाब है, क्या है, आंशिक वाष्प दाब है, और पी नॉट ए की बात करूं तो आप स्थिरांक भी इसको कहेंगे, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम क्या है, शुद्ध, शुद्ध घटक, शुद्ध घटक का वाष्प दाब, शुद्ध घटक का वाष्प दाब। ठीक है, बहुत अच्छा। अब यहां तक तो ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन ये किसके लिए है, वाष्पशील घटक के लिए। अब भैया क्या करते हैं, अगर मान लीजिए किसी विलयन में दो वाष्पशील घटक है, मान लेते हैं यदि किसी विलयन, किसी विलयन
में दो वाष्पशील वाष्पशील घटक ए तथा बी है। क्या है, एक सॉल्यूशन लिए हुए हैं, उस सॉल्यूशन में एक घटक क्या है, ए है, और दूसरा घटक बी है, और दोनों क्या है, वाष्पशील है। अभी हम क्या कर रहे हैं, वाष्पशील के लिए दोनों, देखिए हमने अभी एक कंडीशन बताया था कि विलेय और विलायक दोनों वाष्पशील हो सकता है, तो वही कंडीशन से अब राउल्ट लॉ हम लोग लागू करने वाले हैं। और एक हो सकता है विलेय वाष्पशील और विलायक अवाष्पशील, ऐसे भी हो सकता है। तो वहां भी हम लोग राउल्ट के नियम को लागू करने वाले हैं। यहां पे देखिए राउल्ट के नियम का ये फॉर्मूला बन लिया ना, तो भैया यहां से हम लोग एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। इसको किधर कर लूं, यहां पे ले जाऊं, इज इक्वल टू बराबर ये दिए, हाँ, अगर एक्स ए निकालना है तो एक्स ए इज इक्वल टू आ जाएगा पी ए अपॉन, क्या आ जाएगा भाई, पी नॉट ए। जब एक पार्टिकल्स हो तब। अब आइए यहां देखते हैं, एकदम प्यार से देखिए बच्चों, उसके बाद हम लोग इसका ग्राफ भी देखने वाले, क्योंकि ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, फिर धनात्मक विचलन के साथ आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, ऋणात्मक विचलन के साथ अनादर्श विलयन, उधर खाली ग्राफ ही चलेगा। फिर जाके स्थिर क्वाथी विलयन, उधर भी खाली ग्राफ चलेगा, कैसे ग्राफ खींचाएगा। इसलिए बोलते हैं बच्चों, जब ग्राफ बताएंगे एकदम बहुत अच्छा से फोकस करिए, और अभी भी करिए, क्योंकि राउल्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बोर्ड एग्जाम की बात करो, चाहे आप नीट जेई की बात करो, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोगों ने ये दो वाष्पशील घटक ए तथा बी ले लिया। जैसे यहाँ पे पी ए घटक के लिए हमारा पी ए क्या हो गया, पी ए इज इक्वल टू हो गया पी नॉट ए एक्स ए हुआ। चलिए, अगर हम पी बी यहां लिख दूं, ए की जगह बी लिख दूं, तो हर जहां जहां ए है वहां वहां क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए, अब हमको क्या करना है, दोनों एक ही विलयन में लिए हुए, अब दोनों को मिला देंगे तो टोटल क्या मिलेगा भैया। तो हम लोग कहां से टोटल करेंगे, इस नियम को डाल्टन ने कहा था, लिखते हैं डाल्टन, डाल डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से क्या है कि कुल वाष्प दाब, टी यहां लगा देते टोटल, हाँ, टोटल प्रेशर, यानी कुल वाष्प दाब जो होगा वो पी ए प्लस पीबी के दोनों के वाष्प दाब के योग होगा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला हमको ये मिल गया कि टोटल वाष्प दाब बराबर पीए प्लस पीबी, यानी घटक ए का वाष्प दाब घटक बी का वाष्प दाब। अब यहाँ पीए का भी वैल्यू आप रख सकते हैं। तो चलिए, यहां पे हो गया टोटल प्रेशर या टोटल वाष्प दाब बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये भी मिलेगा। अब यहां पे एक चीज ध्यान दीजिए दोस्तों, हम लोगों ने एक चीज बड़ी आसानी से मोल अंश में सीखा था कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है। अगर आप एक्स ए निकालना चाहोगे तो 1 माइनस एक्स बी होगा, और यदि आप एक्स बी निकालना चाहो तो 1 माइनस एक्स ए हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि ये कहां लागू होगा और ये कहां लागू होगा। चलो देखते हैं, लिखो पहला नंबर, यदि पी नॉट ए ज्यादा होगा किससे, पी नॉट बी से, पी नॉट ए दोस्तों क्या होगा, ज्यादा होगा पी नॉट बी से, तो कौन सा कंडीशन लागू होने वाला है, ये वाला, किधर है, ये वाला, ठीक है। चलो इधर मिटा देते हैं दोस्तों, थोड़ा सा ले लो तो फिर अच्छा से समझ में आएगा। ले लिए, चलो ले लिए, अब इधर मिटा देते हैं, थोड़ा ठीक से समझ में आ जाएगा वैसे। ठीक है प्यारे बच्चों,
तो यहां पे हमने पी नॉट ए जो लिया, ज्यादा लिया किससे, पी नॉट बी से, तब यहां पे कौन सा फॉर्मूला बनेगा, पी प्रेशर, टोटल प्रेशर बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस एक्स बी। एक्स बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी नॉट बी है या ना, हाँ पी नॉट बी। अब बोलिए एक्स बी इज इक्वल टू, एक्स बी इज इक्वल टू ये लगाना है, जब पी नॉट ए ज्यादा होगा तो ये फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो क्या यहां आ गया, नो नो नो, एक्स बी जब, हाँ थोड़ा सा देखिए गलत वाला लगा दिया भाई, अगर पी नॉट ए ज्यादा होगा तो ये लागू होगा क्या, ये यहां लगा दीजिए 1 माइनस एक्स ए, चलो इंटू कर लो, तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस एक से इंटू कर दिया तो पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए। अब देखो दोनों ई दोनों सेम, मोल अंश दोनों का सेम है, तो एक जगह ले आओ, तो यहां पे हो गया पी नॉट ए एक्स ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए। अरे इधर बंदा अकेले यहां पे रहने दो इसको, इन दोनों में अगर कॉमन करूं तो एक्स ए कॉमन हो जाएगा, यहां आएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, हाँ प्लस पी नॉट बी। यहां पे हो गया टोटल प्रेशर, ये कब हो रहा है, जब पी नॉट ए का वैल्यू पी नॉट बी से ज्यादा है। लेकिन अगर यदि कंडीशन नंबर 2, यदि पी नॉट बी जो है ज्यादा हो जाएगा पी नॉट ए से, तब कौन सा कंडीशन यहां लागू होगा, ये कंडीशन लागू होगा, होगा कि नहीं। तो यहां पे चलिए फिर से लेते हैं, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए, यहां लागू हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, ठीक है, एक्स ए का वैल्यू आ जाएगा, और उसके बाद प्लस पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट बी एक्स बी, चलो इंटू कर लो, तो टोटल प्रेशर बराबर हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इसको थोड़ा पीछे ले जाओ, देखो भाई एकदम आप लोग को बच्चे जैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, चलो ई माइनस उधर कर लेते हैं, तो यहां आ गया पी नॉट बी एक्स बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी, दोनों में क्या कॉमन है आप ही बताइए, बताइए आप लोग, बताइए बताइए, घबराना नहीं है। टोटल प्रेशर पी ए, सॉरी पी नॉट ए, दिख रहा है भाई, दिख रहा है ना, क्या करूं, एक काम करते हैं, नहीं दिखेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अब हम लोग एक काम करते हैं, यहां लिख देते हैं, ठीक है, यहां कर देते हैं, चलो इसको तब यहां से मिटा देते हैं, नहीं दिख रहा होगा तो फिर एक टी में गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां पे हो गया टोटल प्रेशर इज इक्वल पी नॉट ए, पी नॉट ए प्लस एक्स भी कॉमन कर लो, तो पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी, ये इक्वेशन आया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इक्वेशन एगो ये हुआ, दूसरा इक्वेशन ये हुआ, और तीसरा इक्वेशन में आपका ये हुआ, देखिए एक हुआ पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए, और दूसरा पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी। ये जो हमने इक्वेशन दिखाए अभी, इसको जो लिखे, अब हम लोग क्या करने वाले, इन तीनों का ग्राफ समझने वाले, इन तीनों के ग्राफ समझने के बाद दोस्तों हम लोग यहां से न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं। तो देखिए भैया एक बात बता दे रहे, वीडियो लंबा बन रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अगला वीडियो में इनका ग्राफ करेंगे, और अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए राउल्ट का नियम करेंगे, और फिर जाके हम लोग वहां पे न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करेंगे। तब तक इस वीडियो में हम लोग यहीं पे करते हैं दोस्तों खत्म। जय हिंद। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।